बद्रीनाथ के पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केदार सिंह फोनिया का निधन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी के लिए बताया बड़ी क्षति। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बयान। कहा, तेजी से चल रहा है रोपवे निर्माण कार्य। केदार घाटी को संभालने का काम कर रही सरकार। सीएम धामी की सभी विधायकों से अपील। बोले, क्षेत्र की 10 समस्याएं लेकर आए, सरकार हर महत्वपूर्ण समस्या का करेगी समाधान। और लालकुआं में करीब 80 दिन से सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ धरना जारी। जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों को जबरन उठाया। आंदोलनकारियों और प्रशासन के अधिकारियों की हुई तीखी नोकझोंक। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और कई बार के भाजपा विधायक रहे केदार सिंह फोनिया का शुक्रवार को निधन हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार सिंह फोनिया के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संगठन महामंत्री अजय भी केदार सिंह फोनिया के आवास पर पहुंचे और उन्होंने केदार सिंह फोनिया के निधन को बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी क्षति बताया। बता दें कि फोनिया देहरादून के नेहरू कॉलोनी में रह रहे थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। फोनिया यूपी और उत्तराखंड के समय बद्रीनाथ सीट से विधायक रह चुके हैं। वो यूपी में कल्याण सिंह सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। केदार सिंह फोनिया जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम विधायकों में, कार्यकर्ताओं में रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के विकास के लिए जिस तरह केदार सिंह फोनिया जी ने संघर्ष किया है और आज उनकी संघर्ष के फलस्वरूप जिस प्रकार उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, तो जब भी उत्तराखंड के निर्माण की चर्चा होगी तो उसमें केदार सिंह फोनिया जी का नाम जरूर आएगा। इस दुख की क्षण में परिवारजनों को और केदार सिंह फोनिया जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपना बात रखता हूँ। केदार सिंह फोनिया जी का जाना बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अपूर्णीय क्षति है। उनका एक लंबा अनुभव रहा है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के वो जानकार थे और उत्तराखंड के हर बिंदु के मर्मज्ञ थे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो। आज उनका हमारे बीच से जाना उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के जनों को, उनके चाहने वालों को, सभी को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस वक्त हम खड़े हैं पूर्व विधायक केदार सिंह फोनिया के घर के बाहर और आपको बता दें कि केदार सिंह फोनिया का आज स्वर्गवास हो गया है। उनकी बीते कुछ समय से तबीयत नासाज थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके आवास में आकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही संगठन के कई लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने आज अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। आपको बता दूं कि केदार सिंह फोनिया उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री भी रहे हैं और बद्रीनाथ से वो पूर्व विधायक भी थे, लेकिन आज उनका जिस तरीके से स्वर्गवास हुआ है तो वहीं बीजेपी ने इसे बीजेपी पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। देहरादून से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ IND24 के लिए कैलाश बेस्ट। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री और कई बार के भाजपा विधायक रहे केदार सिंह फोनिया का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार सिंह फोनिया के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर संगठन महामंत्री अजय भी उनके साथ मौजूद रहे और उनके आवास पर पहुंचकर उन्होंने भी केदार सिंह फोनिया के निधन पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही बीजेपी के लिए बड़ी क्षति उन्होंने बताया है। तो बता दें, फोनिया यूपी और उत्तराखंड के समय बद्रीनाथ सीट से विधायक रह चुके हैं। वो यूपी में कल्याण सिंह सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और उनका निधन हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार सिंह फोनिया के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर संगठन महामंत्री अजय भी उनके साथ मौजूद रहे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और केदार सिंह फोनिया के निधन को बीजेपी के लिए बड़ी क्षति बताया है।
आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ के लिए रोपवे का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोपवे बनने के बाद सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा महज 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। रोपवे की क्षमता प्रति घंटा 5000 यात्रियों को ले जाने की होगी। साथ ही राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड ने रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक 5.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है, जो 2013 से क्षतिग्रस्त पड़ा था। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि जल्द ही केदारनाथ में रोपवे का काम शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के स्तर से जो केदारनाथ धाम है, आप जानते हैं केदारनाथ धाम हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। वहाँ की विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु की प्रतिकूलता वहाँ पर रहती है। इसके दृष्टिगत केंद्र सरकार ने केदारनाथ धाम को रोपवे से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है और उस प्रोजेक्ट पे बहुत तेज़ी के साथ में काम चल रहे हैं। अभी आपकी जानकारी में आया होगा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड से भी उसके जो आवश्यक स्वीकृतियां थी वो प्रदान कर दी गई हैं। इसके अलावा उसके जो प्रोजेक्ट की जो ब्लूप्रिंट है वो पूरी तरीके से तैयार है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विश्व फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ में रोपवे का रास्ता अब लगभग साफ हो चुका है और इससे अब कई सुविधाएं भी मिल सकेंगी। 8 घंटे का पैदल रास्ता जो होता था अब 30 मिनट में तय होगी पूरी यात्रा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जो रोपवे है, रोपवे का निर्माण अगर होता है तो जो 8 घंटे का जो समय लगता था वो समय अब कम हो जाएगा। उसकी जो दूरी रह जाएगी मात्र आधे घंटे की रह जाएगी और 13 किलोमीटर का ये रोपवे है जिसका निर्माण कार्य का जो रास्ता है अब साफ हो चुका है। क्योंकि जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उस बैठक से अब जो वन विभाग के द्वारा जो यहाँ पर मिलनी चाहिए थी वो स्वीकृति अब लगभग पूरी हो चुकी है, रास्ता क्लियर हो चुका है। उसके अलावा जो संबंधित जो विभाग हैं, जो महकमे हैं, उनसे भी जो स्वीकृति है वो स्वीकृति हो चुकी है। सर्वे की बात करें तो सर्वे भी पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है और अब जो इंतजार है वो इंतजार सिर्फ कंस्ट्रक्शन का है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां जो राज्य सरकार है उसके द्वारा कर दी गई है। और जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री इससे पहले 5 बार उत्तराखंड की केदारनाथ और केदारपुरी में आ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर इस प्रोजेक्ट को बहुत ही गंभीरता से राज्य सरकार ने भी लिया है और केंद्र सरकार ने भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हरी झंडी थी वो दे दी है। तो अब इस जो रोपवे है इसका रास्ता साफ हो गया है और इससे जो पर्यटक और जो आमद होती है श्रद्धालुओं की केदारपुरी में आने को लेकर उसमें इजाफा होगा। तो राजस्व जो है प्रदेश का वो राजस्व भी यहाँ पर बढ़ेगा और जो श्रद्धालु हैं श्रद्धालुओं की आमद भी यहाँ पर बढ़ेगी। जी बिल्कुल, इसके साथ ही कैलाश बड़ी बात ये भी है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रोपवे में से एक ये होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि केदारनाथ की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 18,000 फीट की ऊंचाई है और ऑक्सीजन लेवल लो रहता है और जाहिर तौर पर यहाँ पर चाहे गर्मियों के मौसम की भी बात करें तो बर्फ वहाँ पर देखने को मिलती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी हाइट है वहाँ पर और ऐसी हाइट पर रोपवे का बनना एक तो अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए भी है, शासन के लिए भी है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अब ये जो निर्माण हुआ है तो जाहिर तौर पर चुनौतियों को पार पाकर इस निर्माण को पूरा करवाएगी राज्य सरकार और तमाम वो जो निर्माण एजेंसियां हैं जो इसमें लगी हुई हैं और ये वाकई में अपने आप में मील का पत्थर साबित हुआ। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश और तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने सभी विधायकों से जनहित से जुड़ी 10 योजना के प्रस्ताव हुए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड राज्य का दशक होगा। इसी क्रम में सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। सीएम ने सभी विधायकों से सहयोग का अनुरोध करते हुए पत्र जारी किया, जिसमें 10 आवश्यक विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्राथमिकता के क्रम में तैयार करते हुए उपलब्ध कराएं, ताकि योजनाओं को प्राथमिकता के क्रम में चरणबद्ध और समयबद्ध मूर्त रूप दिया जा सके। ये कदम राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ तक उत्तराखंड को श्रेष्ठतम बनाने के संकल्प पूर्ति में मील का पत्थर साबित होगा।
आगे बढ़ेंगे। चंपावत के बारकोट में दिव्यांग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बाराकोट ब्लॉक के 2 दराज क्षेत्रों से दिव्यांगजन पहुंचे, जिनका निःशुल्क यूटीआईटी कार्ड बनाए गए और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विराज राठी ने दिव्यांगजनों के कृत्रिम अंगों का माप लिया। शिविर की अध्यक्षता जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएस सामंत ने की। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी बसंत बल्लभ जोशी भी मौजूद रहे, जिन्होंने संबोधन भी दिया। है इसके सहयोग से दिव्यांगजनों हेतु और वृद्धजनों हेतु कीर्तिमान वितरण और सहायक उपकरण वितरण हेतु जो भविष्य में आगामी दिनों में वितरण किया जाएगा। आज केवल परीक्षण उनका किया जा रहा है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के कीर्तिमानों का नाप जोख इनके द्वारा की जा रही है, जो कानपुर से विशेषज्ञों की टीम आई है। और उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगा के अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग का भी एक स्टॉल लगा है, जिसको जो समाज कल्याण विभाग से कोई समस्या है या नया आयोजन उनके द्वारा किए जाने हैं तो वो भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। खराली के देवाल ब्लॉक में युवती पिंकी के हत्यारोपी की 1 साल बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने कांग्रेसियों एवं सामाजिक संगठनों के साथ देवाल मुख्यालय में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन का पुतला फूका और देवाल तहसील में सांकेतिक धरना देते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। सेंचुरी पेपर एंड मिल के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन 80 दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठने से प्रदर्शनकारी रौनक सिंह रावत की तबियत बिगड़ गई। इस दौरान अनशनकारियों के तहसीलदार सचिन कुमार और कोतवाली उप निरीक्षक के साथ काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने जबरन भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारी रौनक सिंह रावत को उठा लिया। हम अनशन में बैठते रहेंगे और जिस दिन अनशन का सिलसिला खत्म होगा उसके बाद हम एक ऐसी रणनीति बनाएंगे कि इतिहास गवाह होगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद ये पहला आंदोलन होगा जिसमें ऐसा हम कार्य करेंगे, ऐसा इतिहास गवाह होगा कि प्रशासन के होश उड़ जाएंगे। ये हम बताएंगे उनको क्या करेंगे, अभी हम उसको उजागर नहीं करना चाह रहे हैं। और जिस दिन हम उसको करके दिखाएंगे तब प्रशासन को पता चलेगा कि ये पेट और भूख और ये बेरोजगारी क्या चीज होती है, तब जाके उनको पता। आगे बढ़ेंगे। बाजपुर में धार्मिक स्थल के नाम पर चंदा मांग रहे 2 युवकों को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने अपने परिवार के लिए चंदा मांगने की बात को कबूल किया, जिसकी सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस और अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। जहां दोनों युवकों की तलाशी लेने पर उनके पास से 4 फर्जी आधार कार्ड और कई तावीज सहित अन्य सामान बरामद किया गया, जिसके बाद आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों ये युवक हैं और बता रहे थे ऐसा कि कलर शरीक के नाम पर ये पैसा मांग रहे हैं हरी चादर को फैलाकर। जब इनके आधार कार्ड देखे गए तो उसमें कलर शरीक का एड्रेस नहीं था, ना उसके आसपास के किसी गांव का था। ये बाराबंकी के लोग हैं। जब इनसे और सख्ती से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने घर परिवार के लिए पैसा मांग रहे हैं, कलर शरीक पैसा नहीं भेजेंगे। तो धार्मिक स्थल के नाम पर हवाला देकर ये समाज को गुमराह करके पैसा मांग रहे हैं। और इनके पास बहुत सारे तावीज़ भी हैं, वशीकरण के बहुत सारे इनके पास पंपलेट्स भी हैं और इनके पास नग भी हैं महंगे महंगे। ये समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करके, और ऐसे ही लोग जो क्राइम होता है क्षेत्र में, जो बाहर से लोग आते हैं वो क्राइम को अंजाम देते हैं। इनका कोई सत्यापन भी नहीं हो रखा है और शासन प्रशासन इनको ऐसे घूमने की कोई अनुमति भी नहीं है फेरी लगाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। यूपी पुलिस का खनन माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान बेगुनाहों की जान ले रहा है। ऐसा ही एक मामला उधम सिंह नगर से सामने आया है, जहां यूपी पुलिस बिना उत्तराखंड पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना उनके राज्य में दखल देती है। पुलिस सादे कपड़ों में हथियार लेकर जबरन भाजपा ब्लॉक प्रमुख के घर में घुस जाती है। फायरिंग के दौरान गोली लगने से ब्लॉक प्रमुख गुरुताज की पत्नी गुरप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने यूपी पुलिस कर्मियों को पकड़कर उत्तराखंड पुलिस के हवाले किया, लेकिन सभी उत्तराखंड पुलिस के चंगुल से भागने में सफल हो गए। नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग की। 15-20 जने आदमी सादे सिविल में, सबके हाथ में पिस्तल, घर में घुस गए गांव में। ये नहीं देखा कि
क्या होना है, ऊपर चढ़ गए, खेचातानी, वो बीच में गुरताज भाई ब्लॉक प्रमुख की वाइफ बीच वाले पोर्शन में थी, वहां जाके उनके यहाँ गोली लगी, पीछे पार हो गई, खींचातानी हुई बहुत ज्यादा वहां, और 4 जने पकड़े गए। गांव जब सारा इकट्ठा हुआ, भीड़ बाकी भग गए। 4 जनों को पकड़ के कुंडा एसओ पहुंचे, थाने वाले पहुंची पुलिस, थाने वालों को 4 जाने थाने में दे दी, सिलेंडर करवा दिए। अब थाने वालों ने उन्हें छोड़ दिया, कहाँ भेज दिया, क्या कर दिया, ये इंसान हो रहा है उत्तराखंड में। बिना वर्दी के यूपी से यहाँ हमारे पुलिस वाले जो भी कैसे आए, हमारी पुलिस क्या कर रही थी, और पकड़ के देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता क्यों? पूरी पुलिस इसमें दोषी है। मैं दावे से कह सकता हूँ, सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे भ्रष्ट हैं। एक रेते का ट्रक बिना 500 रुपए दिए निकल नहीं सकता, एक मोटरसाइकिल वाला बिना कागजों के निकल नहीं सकता। तो क्या इतने लोग प्राइवेट वर्दी में आकर और एक हत्या करके चले जाते हैं? क्या ये पुलिस की बिना मर्जी के संभव है? एक बेहद गंभीर संवेदनशील मामला यहाँ घटित हुआ है। जो हमारे यहाँ के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है गुरतेज जो है भुल्लर जी, प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था, तो अब इसकी वो की जा रही है सहनिशा की कौन लोग आए थे, कितने लोग थे, हत्या और जो है ये षड्यंत्र का जो है मुकदमा दर्ज किया गया और टीमें जो है इसमें लगी हुई है, कार्रवाई की जा रही है। अभी है यहाँ पे जफर करके, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है, और ये वांछित भी था हमारे यहाँ पे, गैंगस्टर का अभियुक्त है, और पूर्व में जो खनन का जो घटना यहाँ पर हुई थी उसके अंदर भी इसका नामजद अभियुक्त है। और जो अभी हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा जानकारी दी गई है कि इनके पास स्पष्ट रूप से सूचना थी और यहाँ से वो भागा है। हमारी टीम का कहना है कि वहाँ पे बेतरतीब फायरिंग भी की गई है, जिसके अंदर हमारी पुलिस टीम के 2 कर्मचारियों को जो है गोली लगी है और साथ ही साथ 3 और इंजर्ड हुए हैं। टोटल 5 पुलिसकर्मी इसके अंदर इंजर्ड हैं, जिनका इलाज कॉस्मोस में चल रहा है। अभी तक की घटना की ये जानकारी है, इसमें और कोई चीज की पुष्टि होती है तो मेरे द्वारा आपको अवगत कर। आगे बढ़ेंगे। लक्सर में हाईकोर्ट और एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध उत्खनन का गोरख धंधा फल फूल रहा है। खनन माफिया लाखों रुपए का सरकार को चूना लगा रहे हैं। वहीं अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए तहसीलदार शालिनी मौर्य ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के 11 वाहनों को जब्त किया है। इससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। हमें क्षेत्र से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि क्षेत्र में जो है जेसीबी वगैरह के माध्यम से अवैध खनन नदियों में किया जा रहा है, और इसके अलावा जो है बिना रॉयल्टी रवाने के जो है कई वाहन जो है निकल रहे हैं। तो इस पर जो है हम लोग लगातार, हमारी जो राजस्व प्रशासन की टीम है वह छापेमारी भी करती है, और इसी क्रम में जो है एक ये छापेमारी हम लोगों के द्वारा अलग अलग टीम बना करके की गई है, जिसमें लगभग 11 वाहन हम लोगों ने जब्त किए हैं, और ये सभी वाहन जो है बिना रॉयल्टी रवाने के परिवहन किए जा रहे थे। किसी भी प्रकार का जो अवैध खनन है क्षेत्र में वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे। बाजपुर में किसान चीनी मिल में पेराई सत्र जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने मिल के जीएम के साथ गेस्ट हाउस में बैठक की। बैठक में किसानों ने सुविधाएं उपलब्ध कराने, समय से भुगतान कराने और चीनी मिल को सही तरीके से चलाने की मांग की, जिसके बाद किसानों ने चीनी मिल के जीएम के साथ चीनी मिल का निरीक्षण किया। वहीं मिल के जीएम ने नवंबर तक पेराई सत्र शुरू करने का आश्वासन दिया। किसानों को गन्ना काट के गेहूं की बुआई करनी हो या आगे की फसलों की बुआई करनी हो, उसमें कोई उनको असुविधा ना होने पाए। साथ ही साथ चाहे वो पर्चियों का आवंटन हो या किसानों के लिए सुविधाएं हो, उनके लिए शौचालय हो, उनके बैठने की व्यवस्था हो, उनके पानी की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का काफ़ी इस पर जोर है कि किसानों को सब सुख सुविधाएँ दी जाएँ। और हमारा प्रयास है कि माह नवंबर में जब भी हमारा, अभी बारिश की वजह से हम थोड़ा विलम्ब हो गया हमारा, आने वाले समय में जल्दी हम इसको कार्य पूरा कर लेंगे और नवंबर माह में जो है मिल का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर मुख्य कोषाधिकारी बीएन पांडे ने बताया कि पेंशनरों को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। वहीं साइबर ठगी करने वाले उन लोगों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं और उनका डाटा फोन के जरिए मांग लेते हैं। उन्होंने कहा कि कोषागार द्वारा किसी से भी कोई जानकारी नहीं मांगी जाती। उन्होंने सभी पेंशनरों को आगाह किया है कि पेंशन से संबंधित किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानकारी मांगने पर सावधान रहें। हमारे कोषागार के जो पेंशनर होते हैं उनको एक साल वर्ष में एक बार जो है लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना होता है। तो कुछ साइबर क्राइम वाले उनको जो है अपने नंबरों से फ़ोन करके उनसे उनका पर्सनल डाटा मांग करके उनसे ठगी का शिकार उन लोगों को बना रहे हैं।
लेकिन इस प्रकार में कोषागार के द्वारा कोई भी उनको फ़ोन नहीं किया जाता, न उनसे कोई स्पेशल न उनका पर्सनल डाटा मांगा जाता है। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि अपना डाटा अगर इस प्रकार का कॉल उनको आए तो अपना डाटा शेयर न करें और वो कोषागार से संपर्क करें। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में वाहन चालकों ने नेपाल सीमा को जोड़ने वाली बदहाल सड़क को लेकर प्रदर्शन किया। टैक्सी स्टैंड पर पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं तो वहीं झाड़ियां तक उग आई है, जिससे आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, जिसे लेकर वाहन चालकों में आक्रोश बना हुआ है। कई बार शिकायत के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। जल्द सड़क की मरम्मत नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पुल्ला रोड में इधर भागीरथी इंस्टीट्यूट से लेकर हमारी पुल्ला तक गड्ढे गड्ढे हो गए हैं रोड में, और इनसे कई बार एक्सीडेंट का भी खतरा हो रहा है। कई वाहन भी ठुक चुके हैं और इसमें विभाग कुछ कर नहीं पा रहा है। विभाग की लापरवाही है। झाड़ियां नहीं कट रही हैं रोड की, आगे से आने वाले वाहन नहीं दिखते हैं। और इसमें विभाग से हमारा अनुरोध है कि कृपया इस कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू करें और गड्ढों में मिट्टी की जगह पत्थर भरे जाएं। अभी अधिकारी से तो नहीं जा पाए हमने प्रस्ताव बना रखा है, इस में हम कल एसडीएम साहब से मिलने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां दिवाली त्योहार को लेकर अग्निशमन विभाग तैयारियों में जुट गया है। अग्निशमन अधिकारी सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि देहरादून में 8 जगहों पर अग्निशमन की गाड़ियां पहले से ही खड़ी कर दी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की है कि आग लगने की सूचना 112 पर दे, ताकि आग पर काबू पाया जा सके। हमारी तरफ से पूर्णतः तैयारी है। फायर सर्विस पूरा कंप्लीट एकदम तैयार है। जैसे हमारे यहाँ से 8 जगह हमारी गाड़ियाँ स्टैंड बाई रहेंगी। जनता से मेरी अपील है कि सभी को विदित है कि दीपावली का त्यौहार है, हर्षोल्लास से मनाया जाए। हम सब एक साथ हैं और आप लोग हमारा सहयोग करें, और कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है तुरंत 112 पर जरूर कॉल करें, बताएं। और जहाँ भी फायर सर्विस की गाड़ी आती है प्लीज़ आप लोग उसे रास्ता जरूर दें, ताकि जितनी जल्दी फायर सर्विस वहाँ पहुँचेगी तो वो जनहित में होगा, कम से कम नुकसान होगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।